Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to Edify Planet. My name is Nupur. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुड हैव और कुड हैव बीन का स्ट्रक्चर और ये भी सीखेंगे कि इन स्ट्रक्चर का यूज करके आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो कि अनश्योर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा और इस पर सेंटेंसेस भी बनाए होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर इसको यूज करना है। तो इस वीडियो में वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, बट द कंडीशन इज टू क्लियर द होल कॉन्सेप्ट यू नीड टू वॉच द वीडियो राइट टिल एंड। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप फोकस करें। पहला स्ट्रक्चर कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा है कुड हैव प्लस बीन, और थर्ड स्ट्रक्चर है could have been plus verb का third form. I want you to focus on all these 3 important structures because this is where most of the people get confused. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? Let me tell you. देखिए, इस सेंटेंस को या कि इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। क्या है? कुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना? इसको देखिए, यहाँ पर क्या आया है? कुड के बाद हैव और उसके बाद आया है बीन। मैं कहती हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं। आप क्या सोचते हैं? ओके, क्यों मैं कह रही हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं? लेट मी टेल यू। देखिए, यहाँ पर आया है कुड के बाद हैव, फिर आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब है जैसे गो का गॉन हो गया, टेक का टेकन हो गया, ईट का ईटन हो गया, है ना? और यहाँ पर क्या आया है? कुड के बाद हैव, फिर बीन आया है। बीन भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो है। किसका? बी का। थर्ड फॉर्म ऑफ बी इज कॉल्ड बीन। तो क्या ये सेम नहीं हुआ? बस डिफरेंस इतना है कि ये पहले वाले स्ट्रक्चर में हम कोई भी वर्ब लेने के लिए फ्री हैं। मतलब हम यहाँ पर अपने मन चाहा कोई भी वर्ब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बाध्यता है, एक कंपल्शन है, जो कि आपको बीन ही लेना होगा। पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो सेम है ना। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो है। ओके, अब ये वाला देखिए, यहाँ पर क्या है? इसमें कुड आया है, फिर हैव आया है, फिर बीन आया है। यहीं पे आपको समझना है, ये वाला जो बीन है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये बी का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हैव बीन एक साथ आएगा। और ये देखिए, इसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, लेट मी पार्ट इट। यहाँ से इसको पार्टीशन करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम बेसिकली 2 स्ट्रक्चर को ही डील कर रहे हैं। कौन सा? फर्स्ट है कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरा है कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, ये पॉइंट समझ लिया, तो आपको सेंटेंस बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका यूज करके हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका यूज होता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। जब हम सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका दूसरा यूज होता है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बनाने में। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस का मतलब है इमेजिनरी सेंटेंसेस, या कि उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होता है। इसका यूज पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने में होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, या क्या हम क्या कह सकते हैं कि कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये एक्टिव वॉइस है, और इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं बाय हिटिंग द लाइक बटन। डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। इस पर हम देखेंगे कि किस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं, क्योंकि एट द एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझना नहीं बल्कि सेंटेंसेस बनाना होता है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने स्ट्रक्चर को क्या समझा, कैसे समझा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस पर सेंटेंसेस बना पा रहे हैं या नहीं। तो आप वो तभी बना सकते हैं जब आप उसका यूसेज अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो ये देखिए, कुड हैव कैन बी यूज्ड विथ सेवरल मीनिंग। क्या लिखा है? विथ सेवरल मीनिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू डिस्क्राइब समथिंग यू वर एबल टू डू बट डिड नॉट डू। ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, मतलब बात पास्ट की हो गई। और ये देखिए एबल है ना यहाँ पे, मतलब कैपेबिलिटी की बात है। जिस ऐसा काम जो कि आप करने में सक्षम थे लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि आपने उस काम को नहीं किया। दूसरा पॉइंट क्या बताता है ये? टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन। ऐसी चीज़ जो कि पॉसिबल थी कब? पास्ट में, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? वो चीज़ नहीं हुई। इस पर जब हम सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आप इन पॉइंट्स को समझिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? टू थिंक व्हाट हैपेंड विदाउट नोइंग फॉर श्योर। मतलब आप सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, मतलब कब? पास्ट में, कि क्या हो सकता था, जबकि आप 100% श्योर नहीं है कि यही हुआ होगा। तो ऐसे भी सेंटेंसेस कुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनते हैं। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को लेंगे और इन पर सेंटेंसेस देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्राइब समथिंग दैट यू वर एबल टू डू बट डिड नॉट डू। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई कुड हैव फोन बट आई प्रेफर टू टॉक टू यू पर्सनली। स्ट्रक्चर देखिए, कुड हैव के बाद क्या आया है? वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि फोन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको कॉल कर सकता था, लेकिन मैं फोन कर सकता था। आप सक्षम थे, यहाँ पर देखिए आई वॉज एबल टू फोन बट, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? आई प्रेफर टू टॉक टू यू पर्सनली, लेकिन मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना प्रेफर किया, लेकिन इसको उचित समझा। पर रिजल्ट तो ये हुआ ना कि मैंने आपको कॉल नहीं किया। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बनाना होगा तो आप कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जिसकी जो हो सकता था पास्ट में लेकिन नहीं हुआ। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, शी कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन बट इन द एंड शी गेव अप। इस पे क्या आया है? कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वन जो है ये विन का थर्ड फॉर्म है ना। वो कंपटीशन जीत सकती थी, पास्ट में वो कैपेबल थी। देखिए इसको, शी वॉज एबल टू विन द कंपटीशन। कंपटीशन को जीतने के लिए जो भी क्वालिटी की ज़रूरत थी वो उसमें सक्षम थी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि वो उस कंपटीशन को नहीं जीती। और यहाँ पर क्या है? बट, लेकिन इन द एंड, अंत में उसने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, मतलब कंपटीशन से बाहर आ गई। तो जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आएगा जहाँ पर आप सक्षम थे उस काम को करने के लिए, या कि आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति पास्ट में सक्षम था, एबल था काम करने के लिए, लेकिन उस काम को किया नहीं, तो आप कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई और शी। वैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस समझाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बात करना होगा। आई होप, मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की समझ है। ओके।
अब हमने ये कहा कि इससे हाइपोथेटिकल या कि कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। और कंडीशनल में थर्ड कंडीशनल, देखिए अगर आपको पता है कि थर्ड कंडीशनल क्या होता है देन इट्स गुड टू गो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, 4 वीडियोस हैं, इसको आप जाकर देखिए, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बिल्कुल 100% क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, तो थर्ड कंडीशनल में होता क्या है कि इफ क्लॉज जो कि पास्ट में होता है और मेन क्लॉज जो कि रिजल्ट क्लॉज कहलाता है वो भी पास्ट में ही होता है, मतलब पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी भी हम स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो क्या है, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यू कुड हैव पास द टेस्ट इफ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ यू हैड स्टडीड फॉर इट, अगर तुमने टेस्ट के लिए पढ़ाई की हुई होती तो तुम इस टेस्ट को पास कर सकते थे। लेकिन क्या उसने इस टेस्ट को पास किया? नहीं किया। ये सिर्फ एक इमेजिनरी सेंटेंसेस है कि ऐसा हो सकता था, अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की हुई होती तो तुम आज इस टेस्ट को पास कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, जो इफ वाला सेंटेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पास्ट की बात है। पढ़ाई कब करनी थी? पास्ट में करनी थी। और ये टेस्ट कब हुआ? ये भी पास्ट में ही हुआ। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बीन का यूज, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? ये भी है कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए, आई कुड हैव बीन देयर ऑन टाइम इफ आई हैड लेफ्ट होम अर्लियर, मतलब मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाता या कि होता अगर मैं समय पर निकला होता तो। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो समय पर नहीं निकला और वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचा। तो ये सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं। और इमेजिनरी सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? आपको ये इफ कंडीशन मिलेगा। ओके, और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करके सेंटेंसेस बनाए। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या था? टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन। देखिए, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ही तो दूसरे जो पहला भी हमने देखा पॉइंट, उसमें भी तो पॉसिबिलिटी ही थी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। लेकिन आपको पॉइंट को स्पेसिफिकली समझना होगा, तभी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। वहाँ पर कैपेबिलिटी की बात थी, है ना? और यहाँ पर क्या है? सिचुएशन के पॉसिबिलिटी की बात है। बात दोनों सेम ही है। ओके, हम इससे सेंटेंसेस से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, यू कुड हैव ड्रॉप्ड ऑल द प्लेट्स, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। पहले मैं इसकी मीनिंग बता देती हूँ कि चांसेस हाई थे कि कोई मान लीजिए प्लेट रखा हुआ है अपने हाथ में, तो जो प्लेट्स है वो गिर सकती थी और उस पर्सन को कहा जा रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखें। अब थोड़ा सा हम एक सिचुएशन समझते हैं। मान लेते हैं कि आप प्लेट लेकर के जा रहे हैं और आपका भी ध्यान नहीं है, सामने से आप टेबल से टकरा गए, तो थोड़ा सा आप इम्बैलेंस हो गए। उस टाइम पे सामने बैठे हुए आपके फादर ने देखा और उन्होंने कहा कि अभी तो पूरी प्लेट्स गिर जाती हैं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ऐसा होता है ना? तो उस टाइम पे ये सेंटेंस बोला जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, है ना? उस पर्सन की कैपेबिलिटी की बात नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी तो थी उसमें प्लेट्स को होल्ड करने की, लेकिन हम यहाँ पर सिचुएशन की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि संभावना थी कि प्लेट्स गिर सकती थी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? प्लेट्स गिरी या कि नहीं गिरी? प्लेट्स नहीं गिरी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही कुड हैव ब्रोकन हिज लेग, इट्स गुड यू वर देयर टू कैच हिम। मान लेते हैं कि आप अपने भाई के, छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है? और आपने उसको बॉलिंग करने को दे दिया और आप उसको खूब दौड़ाए जा रहे हैं। अब वो दौड़ रहा है, अब वो दौड़ते-दौड़ते
कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि वो गिर गया। अब आपकी मम्मी उधर से भागते हुए आई और उन्होंने कहा कि आज तो तुमने इसका पैर तोड़ ही दिया था। अच्छा हुआ बगल वाली आंटी थी तो उन्होंने उसको बचा लिया। तो क्या पैर टूटा? पैर तो नहीं टूटा ना। लेकिन मम्मी ने क्या किया कि सिर्फ़ एक सिचुएशन को की पॉसिबिलिटी की, कि जिस तरीके से तुम उसे भगा रहे हो अपने छोटे भाई को, चांसेस हाई थे कि उसका पैर ही टूट जाता, क्योंकि वो इधर-उधर भाग रहा है, उसको समझ नहीं है ना? तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो वो जो सिचुएशन की पॉसिबिलिटी थी, उस सिचुएशन पर भी आप ये कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस को आप लिखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। टू थिंक व्हाट हैपेंड विदाउट नोइंग फॉर श्योर। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सिर्फ एक अजम्पशन लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, एक अनुमान लगाते हैं, लेकिन आप 100% श्योर नहीं होते कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप उस रिजल्ट के बारे में नहीं जानते। जैसे सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज सो लेट, ही कुड हैव मिस्ड द बस। मुझे नहीं पता कि वो इतना लेट क्यों है, शायद उसकी बस छूट गई होगी। अब ये सेंटेंस आप कब कह सकते हैं? देखिए, मान लेते हैं कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपका जो कोलीग है, वो अक्सर ही उसके साथ क्या होता है कि वो लेट सो कर के उठता है या उठती है, जो भी है, और अक्सर उसकी बस छूट जाती है। तो आज भी क्या हुआ कि वो लेट है, ऑफिस में आया नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं कि आज भी उसकी बस छूट गई होगी, जबकि ज़रूरी नहीं है कि आज भी यही रीज़न होगा। सिर्फ़ आप एक अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान किस बात पे लगा रहे हैं? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर लगा रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि वो लेट सो कर के उठा और उसकी बस मिस हो गई। पर हो सकता है कि इस समय पर कुछ दूसरा रीज़न हो। लेकिन हम जिस तरीके से अपने लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर आगे के भी अजम्पशंस लगाते हैं, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो उस टाइम पर आप ऐसा कह सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज सो लेट, ही कुड हैव मिस्ड द बस। ओके, फिर एक और सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। ये सेंटेंस आप कब बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि पता नहीं क्या गलत हुआ होगा, क्योंकि आप श्योर नहीं है ना। और इसको आप इन अदर वर्ड्स, मतलब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कैन यू थिंक ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन सेंटेंसेस को लिखिए, उस सिचुएशन को समझिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप ये सेंटेंसेस को ईजिली बना सकते हैं। अब हमने कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ लिया। अब हम इसमें देखेंगे कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और मैंने क्या कहा था कि इसके जो सेंटेंसेस हैं वो मेनली पैसिव वॉइस के बनते हैं, क्योंकि ये कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का पैसिव फॉर्म है। जिस तरीके से टेंसेस के जो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है ना, पैसिव वॉइस का अलग स्ट्रक्चर, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग स्ट्रक्चर, उसी तरीके से मॉडल वर्ब्स का भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि पैसिव वॉइस हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई शी डिड नॉट रीड इट, दैट पेज कुड हैव बीन मिस्ड। पहले इसका आई डोंट नो व्हाई शी डिड नॉट रीड इट, मुझे नहीं पता कि उसने ये क्यों नहीं पढ़ा। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, दैट पेज, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये दैट पेज है। दैट पेज कुड हैव बीन मिस्ड, मतलब ये वाला जो पेज है ये गुम सकता था। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव है ना। ओके, तो ये सेंटेंस कब कहा जा सकता है? मान लेते हैं कि आपने अपने अपनी छोटी बहन के लिए एक कुछ भी एक पेपर में कुछ लिखा, आपने कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाई और आपने रख दिया टेबल पर।
और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसको पढ़े। लेकिन जब आप वहाँ से आते हैं तो आपने देखा कि उसने इसको वो बिल्कुल एज़ इट इज़ रखा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाई शी डिडन्ट रीड इट, पता नहीं इसने इसे पढ़ा क्यों नहीं। और क्योंकि ये सिंगल पेज है तो आप क्या बोलते हैं कि ये पेज घूम सकता था। तो तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हिज रिक्वेस्ट कुड हैव बीन एक्सेप्टेड। उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता था, पर क्या किया गया? नहीं किया गया, है ना? तो यहाँ पर क्या देखिए आया है, हिज रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको जल्दी से सब्जेक्ट वाले जैसे ही, शी, इट ऐसे नहीं मिलेंगे और आपको समझने की कोशिश करना है कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता था, क्योंकि करने वाला तो कोई और होगा। यहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम कह रहे हैं कि उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता था। तो रिजल्ट क्या है कि ऐसा नहीं हुआ है, मतलब उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ओके, फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, दैट डॉग कुड हैव बीन सेव्ड। उस डॉग को बचाया जा सकता था। यहाँ पर दैट डॉग है ना, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेव किसी और के द्वारा, उसके बचाने का काम किसी और के द्वारा हुआ होगा। मे बी ही मे बी अ डॉक्टर, और कोई भी पर्सन हो सकता है। जैसे हमें कहना है कि उसके द्वारा या कि डॉक्टर के द्वारा उस डॉग को बचाया जा सकता था। तो ये हुआ ना पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर कुड हैव बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, राइट? तो आई होप ये सेंटेंसेस से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाना है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।